जब भी हम एक बॉस, टीम लीडर या किसी जिम्मेदार पद पर पहुंचते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार आता है, क्या मैं अच्छा लीडर बन पाऊंगा? क्या मैं अपनी टीम से ईमानदारी से बात कर पाऊंगा बिना उन्हें नीचा दिखाए या रिश्ते बिगाड़े? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ जिसे लोग फॉलो करें सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए कि वो करना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है एक बेहद सटीक, समझदारी और इंसानियत से भरी किताब में, रेडिकल कैंडोर। इस किताब की लेखिका किम स्कॉट कोई आम ट्रेनर या लेखक नहीं है। उन्होंने एप्पल में लीडरशिप सेमिनार्स को शेप दिया है, गूगल में हाई परफॉर्मिंग टीम्स को गाइड किया है और ट्विटर, ड्रॉपबॉक्स जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों को कोच किया है। उनका अनुभव सिर्फ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। वो ये भी समझती हैं कि इंसान एक टीम में कैसा महसूस करता है और कैसे एक लीडर की बात उसकी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। रेडिकल कैंडोर एक ऐसा आइडिया है जिसमें दो शक्तिशाली गुण एक साथ आते हैं, केयर पर्सनली यानी सामने वाले की परवाह दिल से करना, और चैलेंज डायरेक्टली यानी उसे सच, स्पष्ट और बिना घुमाए बताना। अक्सर लोग इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने में चूक जाते हैं। कोई इतना सख्त हो जाता है कि लोग डरने लगते हैं, तो कोई इतना सॉफ्ट की बात ही नहीं कह पाता। लेकिन रेडिकल कैंडोर यही सिखाता है कि कैसे आप सच्चे दिल से सामने वाले की परवाह करते हुए उसे सीधी, ईमानदार और मददगार बात कह सकते हैं। किम स्कॉट अपने निजी अनुभवों से ये दिखाती हैं कि जब लीडर्स सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं और लोगों को एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तब काम तो होता है लेकिन आत्मा खो जाती है। और जब लीडर्स सिर्फ फीलिंग्स या कंफर्ट जोन्स में रहकर बात करते हैं, तब कोई ग्रोथ नहीं होती। इस किताब में वो उदाहरणों के जरिए दिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी बात, जैसे किसी को उसके काम के लिए तारीफ देना या एक कठिन फीडबैक देना, पूरी टीम की दिशा और ऊर्जा को बदल सकती है। रेडिकल कैंडोर सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक पूरी माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि इंसानियत और ईमानदारी एक साथ कैसे चल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि एक लीडर की असली भूमिका क्या होती है, परफॉर्मेंस मैनेज करना या लोगों की पोटेंशियल अनलॉक करना। जवाब साफ है, वो लीडर जो रेडिकल कैंडोर अपनाता है वो सिर्फ टारगेट हासिल नहीं करता, वो भरोसेमंद रिश्ते बनाता है जो सालों तक ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती देते हैं। इस किताब की हर चैप्टर रियल लाइफ स्टोरीज, केस स्टडीज और प्रूवन टूल्स से भरपूर है। आप इसमें सीखेंगे कि कैसे एक टीम की मोटिवेशन को समझा जाए, कैसे फीडबैक दिया जाए जिसे लोग सुने भी और उस पर काम भी करें, और कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जहां हर कोई अपना बेस्ट दे सके, बिना डरे, बिना थके, बिना टूटे। तो अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की टीम में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस की हो, स्टार्टअप की हो या किसी छोटे मिशन की, रेडिकल कैंडोर आपके लिए एक गाइड है, एक सलाहकार है और एक साथी भी। ये किताब आपको न सिर्फ अच्छा बॉस बनाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जो रिलेशनशिप्स और रिजल्ट्स दोनों में संतुलन रख सके। चैप्टर 1, बिल्ड रेडिकली कैंडिड रिलेशनशिप्स। जब आप किसी टीम का नेतृत्व करते हैं या उसमें काम करते हैं, तो आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है या कितने टूल्स हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने साथियों के साथ किस तरह के रिश्ते बनाते हैं। किम स्कॉट इसी विचार से शुरुआत करती हैं कि लीडरशिप का मूल आधार रिश्ते हैं और उन रिश्तों को गहराई से समझना, बनाना और बनाए रखना ही सबसे बड़ी लीडरशिप स्किल है। पर असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ अच्छे रिश्ते बना लेना ही काफी है? नहीं, यहाँ वो कहती हैं कि हमें रेडिकली कैंडिड रिलेशनशिप्स बनाने की जरूरत है। रिश्ते जो सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिके होते, बल्कि जहां ईमानदारी, स्पष्टता और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की नींव हो। कई बार लीडर्स इस भ्रम में रहते हैं कि अगर वो बहुत अच्छे बनेंगे तो टीम खुद ही परफॉर्म करेगी, लेकिन जब आप सिर्फ अच्छे बनने की कोशिश में फीडबैक देने से बचते हैं, तब आप असल में किसी की मदद नहीं कर रहे होते। वहीं दूसरी ओर कुछ लीडर्स इतने सख्त और कोल्ड हो जाते हैं कि टीम को ऐसा लगता है जैसे बॉस को कोई परवाह ही नहीं है। किम बताती हैं कि रेडिकल कैंडोर इन दोनों का संतुलन है। आप सामने वाले की परवाह करते हैं, लेकिन उसे चैलेंज भी करते हैं, सच बोलने से डरते नहीं हैं। आप दिल से कनेक्ट करते हैं, लेकिन दिमाग से गाइड भी करते हैं। इस चैप्टर में किम एक एग्जाम्पल साझा करती हैं जब उन्होंने गूगल में एक नई मैनेजर के रूप में काम शुरू किया था। उन्होंने देखा कि जो लीडर्स अपनी टीम के लोगों को बेहतर ढंग से जानते हैं, उनके इंटरेस्ट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और यहाँ तक कि उनकी पर्सनल सिचुएशंस तक को, वो लीडर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि जब कोई लीडर किसी के काम में कमी निकालता है लेकिन उस इंसान की परवाह नहीं करता,
तो वो गाइडेंस काम नहीं करती। इससे लोग या तो इनसिक्योर हो जाते हैं या फिर रेबल करने लगते हैं। किम एक फ्रेमवर्क पेश करती हैं जिसे वो केयर पर्सनली एंड चैलेंज डायरेक्टली कहती हैं। ये फ्रेमवर्क 4 क्वाड्रेंट में विभाजित है। 1. रेडिकल कैंडोर, जब आप सच बोलते हैं और सामने वाले की परवाह करते हैं। 2. रूइनस एम्पैथी, जब आप सामने वाले की परवाह करते हैं लेकिन सच बोलने से डरते हैं। 3. ऑब्नॉक्शियस एग्रेशन, जब आप सच बोलते हैं लेकिन परवाह नहीं करते। 4. मैनिपुलेटिव इनसिंसेरिटी, जब आप न तो परवाह करते हैं न ही सच्चाई बोलते हैं। किम इस चैप्टर में जोर देकर कहती हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान रूइनोस एम्पैथी करती है। वो जगह जहां हम नाइस बनने के चक्कर में अपनी टीम के साथ ईमानदारी नहीं रख पाते। ऐसा करने पर शॉर्ट टर्म में माहौल भले ही ठीक लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह रिश्तों को शैलो और कमजोर बना देता है। जब कोई व्यक्ति रिपीटेडली गलतियां करता है और आप उसे कुछ कहते नहीं, तो आप उसकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहे होते हैं। किम बताती हैं कि उन्हें खुद कई बार टफ फीडबैक देना पड़ा, और जब उन्होंने अपनी टीम के लोगों से सीधा और स्पष्ट बात की तो शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ, लेकिन बाद में यही लोग उनके सबसे लॉयल और कमिटेड कॉलिग बने। उन्होंने बताया कि रेडिकल कैंडोर एक ओवरनाइट स्किल नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है जो बार बार फीडबैक देने, एक्टिव लिसनिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग के जरिए मजबूत होती है। इस चैप्टर का एक गहरा संदेश ये भी है कि रेडिकल कैंडोर सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, यानी सिर्फ एक लीडर अपनी टीम को समझाए, ऐसा नहीं। ये कल्चर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और कॉलिग टू कॉलिग सभी दिशाओं में फैलता है। जब लोग जानते हैं कि वो बिना डरे अपने थॉट्स और कंसर्न्स शेयर कर सकते हैं, तब इनोवेशन होता है, तब कोलैबोरेशन होता है और तभी कोई टीम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनती है। किम एक और दिलचस्प कहानी साझा करती हैं। जब एक जूनियर ने उनकी एक प्रेजेंटेशन के बाद कहा, When you say too many times, it makes you sound unsure। ये एक बहुत छोटा फीडबैक था, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। किम को पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि ये हॉनेस्टी ही असली केयर है। वो कहती हैं, अगर कोई आपकी परवाह करता है तो वो आपकी मदद करेगा बेहतर बनने में, न कि बस आपके फीलिंग्स को बचाने के लिए झूठ बोलेगा या चुप रहेगा। इस रिश्तों की गहराई को समझने के लिए किम एक जरूरी स्किल पर जोर देती है, लिसनिंग। एक सच्चा लीडर सिर्फ बात करने में अच्छा नहीं होता, वो सुनने में भी उतना ही कुशल होता है। और ये सुनना केवल वर्ड्स को कैप्चर करना नहीं होता, बल्कि इमोशंस, इंटेंशंस और कॉन्टेक्स्ट को समझना भी होता है। जब कोई टीम मेंबर कुछ बोलता है तो उसका टोन, उसकी हेजिटेशन या उसका एक्साइटमेंट, ये सब कुछ क्लूज होते हैं कि वो वास्तव में क्या कहना चाह रहा है। और एक लीडर जो इन्हें महसूस कर पाता है, वो ही रेडिकल कैंडोर को सही अर्थों में अपनाता है। किम ये भी कहती हैं कि रेडिकल कैंडोर कोई फॉर्मूला नहीं है जो हर सिचुएशन में एक जैसा काम करेगा। यह एक माइंडसेट है, एक अभ्यास है जो इंसानियत और हिम्मत दोनों से भरा होता है। हर इंसान अलग होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट। किसी को फीडबैक पब्लिकली देना ठीक रहता है तो किसी को प्राइवेटली। इसलिए रेडिकल कैंडोर को लागू करते वक्त कॉन्टेक्स्ट को समझना बेहद जरूरी है। सच्ची समझदारी यही है कि आप हॉनेस्टी को एम्पैथी के साथ बैलेंस करें। इस पूरे चैप्टर में किम हमें याद दिलाती हैं कि लीडरशिप एक ह्यूमन आर्ट है, ना कि कोई मैकेनिकल प्रोसेस। जब हम दूसरों के साथ वाकई में कनेक्शन बनाते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, उनकी एस्पिरेशंस को जेन्युइनली समझते हैं, तब एक मजबूत रिश्ता बनता है। और जब वो रिश्ता ट्रस्ट पर टिकता है, तब कम्युनिकेशन खुला होता है और तब रेडिकल कैंडोर फलता फूलता है। इसलिए अगर आप एक सच्चे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रिश्ते बनाना सीखिए। रिश्ते जो नकली ना हो, दिखावटी ना हो, बल्कि ऐसे हों जिनमें केयर भी हो और करेज भी। तभी आप वो फाउंडेशन तैयार कर पाएंगे जिस पर एक हाई परफॉर्मिंग, डीपली कनेक्टेड एंड फियरलेस टीम खड़ी की जा सकती है। चैप्टर 2, गेट, गिव एंड इनकरेज, गाइडेंस, फीडबैक देना और लेना। ये 2 ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी भी टीम की आत्मा होती हैं, लेकिन अधिकतर वर्कप्लेसेस में ये 2 शब्द डर और असहजता का पर्याय बन चुके हैं। लोग या तो फीडबैक देने से कतराते हैं या लेने से कतराते हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में एक गलत फहमी, सुरक्षा और टकराव का डर मौजूद होता है। किम स्कॉट इस अध्याय में एक जरूरी बदलाव का प्रस्ताव रखती हैं कि अगर हम एक ट्रूली रेडिकली कैंडिड एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं तो हमें गाइडेंस को फीडबैक की तरह नहीं, बल्कि एक नियमित, सम्मानजनक और पारदर्शी प्रक्रिया की तरह देखना होगा। किम मानती हैं कि सिर्फ फीडबैक देने से काम नहीं चलता, हमें गाइडेंस कल्चर बनानी होती है।
एक ऐसा माहौल जहां फीडबैक देना और लेना दोनों उतना ही सामान्य हो जितना गुड मॉर्निंग कहना। लेकिन ये तभी संभव होता है जब लीडर खुद पहल करता है। सबसे पहले खुद फीडबैक मांगकर, फिर दूसरों को देना सिखाकर और फिर पूरी टीम में इसे एनकरेज करके। किम कहती हैं, इफ यू कैन टेक इट यू कैन डिश इट आउट। यानी जब तक आप खुद पर फीडबैक नहीं ले सकते आप दूसरों को उसे देने के काबिल नहीं हो सकते। इस चैप्टर की शुरुआत में किम एक घटना बताती हैं जब उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के बाद अपने बॉस शेरिल सैंडबर्ग से फीडबैक मांगा। शेरिल ने उन्हें सीधे शब्दों में कहा, यू से I'm a lot। ये एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन इस फीडबैक ने किम को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उस छोटी सी बात ने उन्हें प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करने को प्रेरित किया। और यहाँ किम एक बात समझाती हैं कि इफेक्टिव गाइडेंस छोटी बातों से शुरू होती है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। लेकिन किम यही नहीं रुकती, वो कहती हैं कि सिर्फ फीडबैक मांगना और देना काफी नहीं है। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे देना है और कब देना है। अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो टाइमिंग, टोन और इंटेंट तीनों जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति अभी किसी कठिन पर्सनल इश्यू से गुजर रहा है तो शायद वो समय उपयुक्त ना हो, या अगर आप फीडबैक को पब्लिक ह्यूमिलिएशन की तरह पेश करते हैं तो उसका असर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसलिए किम कहती हैं कि रेडिकल कैंडोर का मतलब ये नहीं कि आप ब्लंट या रूड हो जाएं। इसका मतलब है कि आप केयर और क्लैरिटी दोनों को साथ लेकर चलें। गाइडेंस के इफेक्टिव होने के लिए एक और जरूरी पहलू है कॉन्टेक्सचुअल फीडबैक। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी प्राथमिकताएं, स्टाइल और फियर्स अलग होते हैं। किसी को जेंटल सजेशन, किसी को जेंटल सजेशन। एक लीडर को यह समझना होता है कि कौन कैसा है ताकि वो उसी के अनुसार फीडबैक दे सके। किम यहाँ फिर से शेरिल का एग्जाम्पल देती हैं। उन्होंने न केवल फीडबैक दिया बल्कि सही समय और सही शब्दों में दिया, जिससे वो टकराव नहीं बल्कि कनेक्शन बन गया। किम इस चैप्टर में रेडिकल कैंडोर के 4 क्वाड्रेंट को वापस ले आती हैं और दिखाती हैं कि किस तरह गाइडेंस हर क्वाड्रेंट में अलग अनुभव पैदा करती है। जैसे अगर आप केवल आलोचना करते हैं बिना केयर दिखाए तो आप ऑब्नॉक्शियस एग्रेशन की ओर जा सकते हैं। वहीं अगर आप केयर तो करते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते तो आप रूइनस एम्पैथी के जाल में फंस जाते हैं। ये दोनों ही लीडरशिप के लिए हानिकारक हैं। लेकिन जब आप केयर और क्लैरिटी को संतुलित रखते हैं तब आप रेडिकल कैंडोर के मार्ग पर होते हैं, एक ऐसा मार्ग जो ग्रोथ, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को जन्म देता है। इस चैप्टर में किम एक और शक्तिशाली टूल साझा करती हैं, SBI मॉडल, यानी सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट। यह एक स्ट्रक्चर तरीका है फीडबैक देने का। 1. सिचुएशन, वह स्थिति जिसमें कुछ हुआ। 2. बिहेवियर, उस व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया। 3. इम्पैक्ट, उस व्यवहार का क्या असर हुआ। उदाहरण के लिए अगर कोई टीम मेंबर मीटिंग में बार बार दूसरों को इंटरप्ट करता है तो आप कह सकते हैं, In today's 10 AM meeting situation, you interrupted Raj 3 times while he was explaining the marketing plan. Behavior, and that caused the team to lose focus and Raj felt discouraged. Impact, यह तरीका ना तो accusatory है, नहीं वेग। यह स्पष्ट, रिस्पेक्टफुल और एक्शनेबल है। किम यह भी समझाती हैं कि गाइडेंस का एक और पहलू है प्रेज। लोग अक्सर समझते हैं कि फीडबैक का मतलब सिर्फ आलोचना होता है, लेकिन किम जोर देती हैं कि सराहना भी उतनी ही जरूरी है। और प्रेज कि ऐसा होना चाहिए जो सच्चा हो, स्पेसिफिक हो और मीनिंगफुल हो। गुड जॉब कह देने से लोग इंस्पायर नहीं होते, लेकिन अगर आप कहते हैं The way you handled that client call with patience and clarity was exceptional, especially when you diffused that pricing objection, तो सामने वाला न केवल अप्रिशिएटेड महसूस करता है बल्कि जानता है कि उसे क्या दोहराना है। किम इस बात पर भी जोर देती हैं कि गाइडेंस केवल एक टास्क नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको इसे सिस्टम का हिस्सा बनाना होता है, जैसे रेगुलर एक कॉन्वर्सेशंस, फीडबैक लूप्स, ओपन डोर पॉलिसीज। जब लोग जानते हैं कि वो किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं तब गाइडेंस एक रिचुअल नहीं बल्कि कल्चर बन जाती है। वो ये भी कहती हैं कि फीडबैक को केवल करेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखना एक गलती है। असली लीडर वो होता है जो फीडबैक को सेलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन दोनों का हिस्सा बनाता है। जब टीम को लगता है कि वो सिर्फ गलती पर ही सुनी जाएगी तब डर पैदा होता है, लेकिन जब टीम जानती है कि उन्हें सराहा भी जाएगा तब वो इंस्पायर होती है। यही बैलेंस रेडिकल कैंडोर लाता है, न तो ज्यादा हार्श नहीं ज्यादा सॉफ्ट। किम कुछ सरल फ्रेजेस भी सुझाती हैं जो फीडबैक देने या मानने में सहायक होते हैं, जैसे Can I offer you some guidance? Is it okay if I share an observation? How could I have done this better? या Was there anything in that meeting I could improve next time? ये छोटे छोटे वाक्य एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।
कि आप ओपन हैं, वल्नरेबल हैं और दूसरों की ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। इस चैप्टर के अंत में किम फिर से याद दिलाती हैं कि रेडिकल कैंडोर कोई टेम्पलेट नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट अभ्यास है, खुद को बेहतर समझने का, दूसरों को सही रोशनी में देखने का और पूरे वातावरण को ईमानदारी और परवाह की बुनियाद पर चलाने का। अगर गाइडेंस को रूटीन बना दिया जाए तो परफॉर्मेंस कॉन्वर्सेशंस डरावनी नहीं लगती, वो प्रेरणादायक बन जाती हैं। और सबसे अहम बात, जब एक लीडर ईमानदारी से फीडबैक देता है और उतनी ही ईमानदारी से खुद फीडबैक लेता है, तब वो अपने टीम को एक गहरे स्तर पर एम्पावर करता है, क्योंकि उस पल टीम को लगता है हम सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हैं, हम कंट्रीब्यूटर्स हैं। और यही वो भावना है जिससे ऑर्डिनरी टीम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। चैप्टर 3, अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स ईच पर्सन ऑन योर टीम। हर टीम में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी की आंखों में तेजी से आगे बढ़ने का जुनून होता है, कोई अपने काम में गहराई से स्थिरता चाहता है, कोई रिकॉग्निशन से खिल उठता है, तो किसी को ऑटोनॉमी और एक्सप्लोरेशन प्रेरित करती है। लेकिन एक लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है इन अलग अलग व्यक्तित्वों को समझना और जानना कि किसे क्या प्रेरित करता है। किम स्कॉट इस अध्याय में उसी पर केंद्रित होती है। वो कहती हैं कि ग्रेट लीडर्स वो नहीं होते जो हर किसी को एक ही तरीके से मोटिवेट करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर इंसान के इनर ड्राइव को समझकर उसे उसकी नेचुरल दिशा में एम्पावर करते हैं। किम इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चे सवाल से करती है, डू यू नो व्हाट मोटिवेट्स ईच पर्सन ऑन योर टीम? और ये कोई सतही सवाल नहीं है। ज्यादातर मैनेजर्स लोगों की नौकरी की प्रोफाइल, KPI और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तो जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस इंसान को सुबह उठकर काम पर आने की असली वजह क्या है। क्या वो स्किल में मास्टरी चाहता है? क्या वो इम्पैक्ट ड्रिवन है? क्या वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए दौड़ रहा है? या फिर क्या वो बस एक स्टेबल रूटीन और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट चाहता है? किम ने अपने गूगल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक बार उन्होंने एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड इंजीनियर को तेजी से प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन उस इंजीनियर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो लीडरशिप रोल की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि टेक्निकल एक्सेलेंस में गहराई तक जाना चाहता है। उस दिन किम को एहसास हुआ कि हर व्यक्ति की सक्सेस की परिभाषा अलग होती है, और यही लीडरशिप का पहला सिद्धांत होना चाहिए। नेवर अस्यूम दैट एवरीवन वांट्स द सेम थिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किम 2 तरह की कैरियर ट्रेजेक्टरीज की बात करती है, रॉक स्टार्स और सुपरस्टार्स। रॉक स्टार्स वो होते हैं जो स्थिरता और गहराई में यकीन करते हैं, उन्हें हर रोज अपने काम में एक्सेलेंस दिखाने में खुशी मिलती है। वहीं सुपरस्टार्स वो होते हैं जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए चैलेंजेस और लीडरशिप रोल्स की तरफ देख रहे होते हैं। दोनों ही मूल्यवान हैं, लेकिन अगर एक लीडर केवल सुपरस्टार्स को ही पहचानता है और रॉक स्टार्स को ओवरलुक करता है, तो वो टीम की जड़ों को कमजोर करता है। किम बताती हैं कि एक समझदार लीडर हर व्यक्ति के गोल्स और मोटिवेशन को समझने के लिए समय निकालता है, और यह समझ केवल कैजुअल बातचीत से नहीं आती। इसके लिए डेडिकेटेड कॉन्वर्सेशंस चाहिए, जिन्हें वो कैरियर कॉन्वर्सेशंस कहती हैं। ये कॉन्वर्सेशंस 3 भागों में होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक पास्ट, व्यक्ति की अब तक की यात्रा कैसी रही है, क्या अनुभवों ने उसे शेप किया है, उसके पुराने जॉब्स, पढ़ाई, स्ट्रगल्स ने उसमें क्या वैल्यूज डाली हैं। 2, प्रेजेंट, अभी वह किस तरह के काम से जुड़ा है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो किन चीजों में अपनी ऊर्जा खो देता है और किन में रिचार्ज होता है। 3, फ्यूचर, उसकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वो आने वाले सालों में कहाँ जाना चाहता है। क्या लीडरशिप उसकी दिशा है, या क्रिएटिव फ्रीडम, या प्रॉब्लम सॉल्विंग का डेप्थ। इन कॉन्वर्सेशंस का उद्देश्य यह नहीं होता कि हर किसी को अगले साल प्रमोशन देना है, बल्कि यह समझना होता है कि उनकी ट्रू मोटिवेशन क्या है और वो क्या चाहते हैं। किम यह भी जोड़ती हैं कि ये कॉन्वर्सेशंस एक बार की नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय समय पर दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज बदलती रहती है। एक पावरफुल इंसाइट जो इस अध्याय में निकल कर आती है वो ये है कि मोटिवेशन केवल एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स से नहीं आता। सैलरी, टाइटल, पर्क्स, ये सब जरूरी है, लेकिन असली ड्राइव इंट्रिंसिक होती है, जैसे ग्रोथ की भावना, पर्पस की क्लैरिटी या कंट्रीब्यूशन की अनुभूति। किम कहती हैं कि जब लीडर्स केवल कैरेट्स और स्टिक्स से काम करवाते हैं, तब एक मैकेनिकल कल्चर बनता है, लेकिन जब लीडर्स लोगों को वो काम करने देते हैं जो उनके दिल के करीब होता है, तब एक मैग्नेटिक कल्चर बनता है। किम इस बात पर भी जोर देती हैं कि ये समझने में कोई शर्म की बात नहीं कि कुछ लोग लीडरशिप रोल्स में नहीं जाना चाहते। एक अच्छा कोडर, एक अच्छा डिजाइनर या एक अच्छा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव शायद अपने डोमेन में डीप एक्सपर्ट बनना चाहता है और वही उसका सक्सेस है। उसे फोर्सफुली मैनेजमेंट रोल्स में ढकेलना उसके लिए भी बुरा होगा,
और टीम के लिए भी। इसलिए लीडर्स को ईगो से ऊपर उठकर हर इंसान को उसकी चॉइस, उसकी स्पीड और उसकी जर्नी के साथ स्वीकार करना होता है। इस चैप्टर में किम एक और जरूरी बात बताती हैं, मोटिवेशन वर्सेस मैनिपुलेशन का फर्क। बहुत से मैनेजर्स अपनी टीम को मोटिवेट करने की आड़ में मैनिपुलेट करते हैं, जैसे ज्यादा काम लेकर, डर दिखाकर या शाइनी प्रोमिसेस देकर। लेकिन यह टिकता नहीं है। सच्ची मोटिवेशन तब आती है जब एक लीडर जेन्युइनली पूछता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, और फिर वो व्यक्ति जो कहता है उस पर विश्वास भी करता है। किम इस बात को एक छोटी पर प्रभावशाली कहानी से और गहराई देती हैं। उन्होंने एक बार अपने एक एम्प्लॉय से उसकी लाइफ गोल पूछा। उसने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू ओपन अ बेकरी समडे। किम ने उस जवाब को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने पूछा कि क्या अभी उसके पास कोई बेकिंग प्लान है। फिर उस कर्मचारी को थोड़े फ्लेक्सिबल आवर्स दिए गए ताकि वह एक बेकिंग कोर्स कर सके। ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन उस एम्प्लॉय की लॉयल्टी और परफॉर्मेंस दोनों में जबरदस्त उछाल आया। क्योंकि उसे लगा कि उसका बॉस सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी में नहीं, उसकी जिंदगी में भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। यहाँ किम ये भी साफ करती हैं कि मोटिवेशन को समझना और फुलफिल करना कोई चैरिटी नहीं है। यह एक स्मार्ट लीडरशिप इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब कोई कर्मचारी अपने काम में पर्पस महसूस करता है, तब वह सिर्फ काम नहीं करता, वह ओनरशिप लेता है, वह सोचता है, वह इनोवेट करता है। किम प्रैक्टिकल टूल्स भी सुझाती हैं, जैसे करियर एक्शन प्लान्स, जहां हर कर्मचारी के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया जाता है। नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर और 3 ईयर्स का। इसमें शामिल होता है किन स्किल्स को डेवलप करना है, किन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना है और किन मेंटोर से गाइडेंस लेनी है। ये न केवल एम्प्लॉय के लिए डायरेक्शन देता है, बल्कि लीडर को यह क्लैरिटी देता है कि किसको कहां फिट करना है। इस पूरे अध्याय का सार यही है, लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा मोटिवेशन डिजाइनर बनने में है, और इसके लिए आपको माइक्रो मैनेजमेंट छोड़कर माइक्रो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। आपको स्प्रेडशीट से ज्यादा इंसान की सोल को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को उनके क्यों से जोड़ देते हैं, तब उनके कैसे और क्या अपने आप सुलझने लगते हैं। अंत में किम यह भी याद दिलाती हैं कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। कोई अभी तेजी से दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई अभी सोच ही रहा है कि उसे जाना कहाँ है। एक लीडर का काम ये नहीं कि सबको एक ही पेस पर चलाए, बल्कि यह समझे कि किसे कब पुश करना है, कब साथ बैठना है और कब सिर्फ सुनना है। और यही रेडिकल कैंडोर की असली शक्ति है कि आप परफॉर्मेंस से पहले इंसान को देख पाते हैं, और जब आप इंसान को समझते हैं, तभी आप उस स्पार्क को छू पाते हैं जो उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चैप्टर 4, ड्राइव रिजल्ट्स कोलैबोरेटिवली। किसी भी संगठन या टीम में सफलता का पैमाना अक्सर एक ही शब्द में समेट दिया जाता है, रिजल्ट्स। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिजल्ट्स केवल इंडिविजुअल ब्रिलियंस या टॉप डाउन इंस्ट्रक्शन से आते हैं? क्या एक लीडर को सिर्फ इतना करना चाहिए कि वो काम बांटे और फिर टीम से उसे समय पर पूरा करवाए? किम स्कॉट इस अध्याय में इन पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए यह दिखाती हैं कि असली लीडरशिप रिजल्ट्स से नहीं, कोलैबोरेटिव रिजल्ट्स से जानी जाती है। और कोलैबोरेशन का मतलब केवल मिल बैठकर काम करना नहीं है। यह एक सोच है, एक संस्कृति है, जहां हर व्यक्ति को ओनरशिप मिलती है, क्लैरिटी मिलती है और उसका योगदान मान्यता पाता है। किम अध्याय की शुरुआत एक बेहतरीन सवाल से करती हैं, डू यू टेल पीपल व्हाट टू डू और डू यू हेल्प देम फिगर आउट व्हाट टू डू? ये सवाल लीडरशिप की गहराई को छूता है। ज्यादातर मैनेजर्स ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है डायरेक्शन देना, समाधान बताना और टास्क असाइन करना। लेकिन किम कहती हैं कि अगर आप अपनी टीम से असली इनोवेशन, कमिटमेंट और एक्सेलेंस चाहते हैं, तो आपको उनकी सोचने की क्षमता को एक्टिवेट करना होगा। उन्हें एम्पावर्ड महसूस कराना होगा, न कि इंस्ट्रक्टेड। किम अपने अनुभवों के आधार पर एक 5 स्टेप्स प्रोसेस बताती हैं, जिसे वो कहती हैं, लिसन, क्लैरिफाई, डिबेट, डिसाइड एंड लर्न। यह फ्रेमवर्क लीडर्स को यह सिखाता है कि कैसे वे रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की जगह उन्हें को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इन 5 स्टेप्स को एक एक कर समझते हैं। पहला स्टेप है लिसन। एक सच्चा लीडर बोलने में तेज नहीं होता, बल्कि सुनने में गहरा होता है। जब आप अपनी टीम को एक्टिवली सुनते हैं, उनके आइडियाज, डाउट्स, कंसर्न्स और पर्सपेक्टिव्स को, तब वे महसूस करते हैं कि उनकी आवाज मायने रखती है। यह सिर्फ गुड मैनर्स नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि कई बार आपके नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आइडिया की शुरुआत आपकी टीम के जूनियर मोस्ट मेंबर से हो सकती है। किम बताती हैं कि जब लीडर्स ज्यादा डायरेक्टिव होते हैं और कम रिसेप्टिव, तब वो अनजाने में कई गेम चेंजिंग आइडियाज को गंवा देते हैं। दूसरा स्टेप है क्लैरिफाई। लोग जो बोलते हैं और उसका मतलब क्या होता है, उसमें फर्क हो सकता है। एक लीडर का काम है कि वो असम्पशंस न बनाए, बल्कि सवाल पूछकर क्लैरिटी बनाए।
किम यहाँ उदाहरण देती हैं कि कैसे एक इंजीनियर ने एक वेग कंसर्न रेज किया था, जिसे सही तरह से समझने और डिकोड करने के बाद वो कंसर्न एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी में बदल गया। अगर किम ने सिर्फ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ली होती तो वह मौका चूक जाता। तीसरा स्टेप है डिबेट। किम मानती हैं कि हेल्थी डिसएग्रीमेंट एक मजबूत टीम की पहचान होती है, लेकिन इसके लिए एक ऐसी संस्कृति बनानी पड़ती है जहां लोग डर के बिना बहस कर सकें। जब हर आइडिया पर खुलकर चर्चा होती है तो उसका एग्जीक्यूशन और आउटकम दोनों बेहतर होते हैं। किम कहती हैं कि आपकी टीम में अगर हर कोई हर बात से सहमत रहता है तो या तो आप डिक्टेटर्स हैं या लोग सच्चाई बोलने से डरते हैं। दोनों ही स्थितियां इनोवेशन के दुश्मन हैं। चौथा स्टेप है डिसाइड। यहाँ किम एक जरूरी फर्क समझाती है। डिबेट सभी को करनी चाहिए, लेकिन डिसीजन हमेशा एक क्लियर जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। जब डिसीजन मेकिंग एम्बिग्युअस होती है तो कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और डिले पैदा होते हैं। लेकिन अगर रोल साफ हैं, किसने सुनना है, किसने निर्णय लेना है, तो पूरी टीम अलाइंड रहती है। और जब डिसीजंस कलेक्टिव होते हैं लेकिन ओनरशिप क्लियर होती है, तब एग्जीक्यूशन तेज और स्मूथ होता है। आखिरी स्टेप है लर्न। किम कहती हैं कि हर एग्जीक्यूटेड आइडिया को पोस्टमार्टम करना चाहिए। क्या वो काम किया, नहीं किया तो क्यों नहीं, क्या असम्पशंस गलत थे या डाटा कमजोर था। जब लर्निंग कल्चर बनी रहती है तब हर रिजल्ट, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, ग्रोथ में बदल जाता है। किम यह भी कहती हैं कि अगर आप लोगों को ऑटोनॉमी देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं। कोलैबोरेटिव लीडरशिप का मतलब है कि आप लोगों को अपने फैसले खुद लेने देते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े रहते हैं, गाइड करते हैं और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। और इस बैलेंस को बनाना ही लीडरशिप की असली कला है। इस अध्याय में किम एक गहरे अनुभव को शेयर करती हैं जब एक बार उनकी टीम में एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर नहीं थी। सबने अस्यूम किया कि किसी और ने फाइनल कॉल ली होगी। किम ने उस अनुभव से सीखा कि कोलैबोरेशन केओस नहीं बनना चाहिए। कोलैबोरेशन को स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ जोड़ना पड़ता है, तभी वह पावरफुल बनती है। एक और जरूरी बात जो किम उठाती हैं वह है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। कोई टीम तभी खुले दिल से आइडियाज लाती है, गलतियां स्वीकार करती है और नए रास्ते तलाशती है जब उसे लगता है कि यहाँ असफलता पर सजा नहीं बल्कि समझ है। एक लीडर को एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहां लोग ये महसूस करें कि मैं कुछ नया सोच सकता हूँ, कह सकता हूँ, और अगर गलती हुई तो मुझे नीचा नहीं दिखाया जाएगा। यही सुरक्षा कोलैबोरेशन को फ्यूल देती है। किम सुझाव देती हैं कि मीटिंग्स को सिर्फ स्टेटस अपडेट्स तक सीमित न रखें, उन्हें थिंकिंग, क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मंच बनाएं। अपने वीकली मीटिंग्स में एक सेशन रखें, व्हाट्स नॉट वर्किंग या व्हाट कैन वी डू बेटर। ये छोटे से बदलाव लोगों को ओनरशिप और क्यूरियोसिटी से जोड़ते हैं। वो ये भी कहती हैं कि एक लीडर को पता होना चाहिए कि कब उसे एक कदम पीछे हटना है। कई बार लीडर्स माइक्रो मैनेज करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो खुद नहीं देखेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा करने से वो अपनी टीम की लर्निंग, ग्रोथ और कॉन्फिडेंस को मार देते हैं। जब आप कोलैबोरेशन को अलाउ करते हैं तब आप लोगों को सोचने, गलती करने और बेहतर होने की आजादी देते हैं, और वही आजादी उन्हें ऊंचाई पर ले जाती है। किम इस अध्याय में कई बार यह बात दोहराती हैं कि लीडरशिप का असली काम सॉल्यूशन देना नहीं, बल्कि सॉल्यूशन उभरने देने का माहौल बनाना है। इसका मतलब है कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम कंट्रोल करो, ज्यादा ट्रस्ट करो, कम डायरेक्शन दो, ज्यादा इंस्पिरेशन दो, और सबसे अंत में वो एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती हैं। कोलैबोरेशन का मतलब कॉन्शस नहीं है। सबको खुश करने की कोशिश में आप डायरेक्शन खो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि डिसएग्रीमेंट को हेल्थी समझा जाए और एक क्लियर डिसीजन मेकर तय किया जाए। यह न सोचें कि हर किसी की सहमति जरूरी है, बल्कि यह सुनिश्चित करें कि हर किसी की आवाज सुनी गई है। तो कुल मिलाकर यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिजल्ट्स केवल एक्सेल शीट्स, डेडलाइंस और टारगेट से नहीं आते। असली रिजल्ट्स तब आते हैं जब एक लीडर लोगों को जिम्मेदारी लेने देता है, सोचने देता है, गलती करने देता है और फिर उन्हें सीखने का मौका देता है। जब हर सदस्य को लगता है कि वो सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक थिंकर है, तब कोलैबोरेशन से रिजल्ट्स निकलते हैं जो ना केवल इंप्रेसिव होते हैं बल्कि सस्टेनेबल भी। चैप्टर 5 रिलेशनशिप्स। इस अध्याय में किम स्कॉट एक लीडरशिप के सबसे कम आके गए बट सबसे जरूरी पहलू को केंद्र में लाती हैं, रिश्ते। हाँ, वही इंसानी रिश्ते जिनके बिना कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी काम मीनिंगफुल नहीं बन पाता। अक्सर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, गोल्स और एग्जीक्यूशन की बातें होती हैं, पर किम कहती हैं कि अगर आपके और आपकी टीम के बीच गहरे भरोसेमंद रिश्ते नहीं हैं
तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। यह अध्याय इस सच्चाई की एक ईमानदार और मार्मिक एक्सप्लोरेशन है। किम साफ कहती हैं कि रेडिकल कैंडोर सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह एक माइंडसेट है जो डीप रिलेशनशिप्स पर टिकता है। जब आप जेन्युइनली केयर करते हैं, तब आप टफ कॉन्वर्सेशंस भी बिना नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं। और अगर केयर नहीं है, तो चाहे फीडबैक कितना भी एक्यूरेट हो, वो एक वेपन बन जाता है, न कि गाइड पोस्ट। रिश्ते बनाने की प्रक्रिया कोई चमत्कार नहीं है, यह एक जानबूझकर अपनाया गया डेली डिसिप्लिन है। किम बताती हैं कि लीडर्स अक्सर इस भ्रम में होते हैं कि मुझे काम से मतलब है, निजी रिश्तों से नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान कभी प्योरली प्रोफेशनल नहीं होता। वह अपनी भावनाओं, इनसिक्योरिटीज, एम्बिशंस और उम्मीदों के साथ काम पर आता है। और अगर एक लीडर यह सब नहीं समझता, तो वह लोगों के सिर्फ हाथ से काम लेता है, दिल से नहीं। किम यहाँ पर एक बहुत सुंदर डिस्टिंक्शन लाती है। डोंट जस्ट केयर अबाउट पीपल, केयर पर्सनली। इसका मतलब है कि अपने टीम मेंबर्स को नंबर्स, रोल्स या जॉब डिस्क्रिप्शंस की तरह ट्रीट मत करो। उन्हें इंसान समझो, उनके बैकग्राउंड्स, स्ट्रगल्स, मोटिवेशंस और ड्रीम्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो। वो एक एक्सरसाइज का जिक्र करती हैं, जो उन्होंने अपने गूगल और एप्पल के कार्यकाल में सीखी थी। करियर कॉन्वर्सेशंस ये 3 लेवल्स पर होती हैं। एक लाइफ स्टोरी, जानिए कि इंसान कौन है, कहां से आया है, क्या अनुभव लाया है। 2 ड्रीम्स, वो क्या बनना चाहता है, किस दिशा में बढ़ना चाहता है। 3 प्लान, कैसे हम उसके सपनों को उसके करंट रोल से जोड़ सकते हैं। यहाँ किम बताती हैं कि लीडरशिप में एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अस्यूम कर लेते हैं कि सबका करियर पाथ लिनियर और प्रिडिक्टेबल होता है। प्रमोशन, मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी। लेकिन हर इंसान का मोटिवेशन अलग होता है। कोई डीप टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई सिर्फ अच्छा पैसा कमाना चाहता है, कोई बैलेंस्ड लाइफ चाहता है। एक लीडर को यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की सक्सेस की परिभाषा अलग होती है। किम कहती हैं कि रिलेशनशिप्स तब मजबूत होती हैं जब आप दूसरों को उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के अनुसार सपोर्ट करते हैं, न कि अपने असम्पशन के अनुसार। इसलिए जरूरी है कि लीडर्स वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ काम की बात न करें, बल्कि व्हाट मोटिवेट्स यू या वेयर डू यू वांट टू बी इन 5 years जैसे सवाल पूछें। जब आप किसी की जर्नी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, तो वे आपको लीडर नहीं, आली मानते हैं। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। किम मानती हैं कि ट्रस्ट किसी बयान, पॉलिसी या टीम बिल्डिंग वर्कशॉप से नहीं बनती, वो बनती है कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी और प्रेजेंस से। जब आप किसी की चिंता जेन्युइनली सुनते हैं, बिना जजमेंट के रिस्पॉन्ड करते हैं और उनके इंटरेस्ट को अपनी प्लानिंग में शामिल करते हैं, तब ट्रस्ट ऑर्गेनिकली डेवलप होता है। वो एक पावरफुल एनेक्डोट शेयर करती हैं। जब उनके एक जूनियर एम्प्लॉय ने उन्हें बिना डरे कहा, किम, आई थिंक योर अप्रोच इज हर्टिंग द टीम। वह एम्प्लॉय यह फीडबैक इसलिए दे पाया क्योंकि किम ने एक कल्चर बनाई थी जहां डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं माना जाता था, बल्कि एंगेजमेंट की निशानी समझा जाता था। ऐसे ट्रस्ट फिल्ड एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप इतनी मजबूत होती है कि लोग आपकी आंखों में देखकर सच कह सकते हैं, बिना डरे, बिना दबे। किम बताती हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में सबसे जरूरी चीज है अवेलेबिलिटी। बिजी होने का मतलब यह नहीं कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं। अगर आप लोगों से रेगुलरली कनेक्ट नहीं करते, एक ब्रीफ हॉलवे चैट, एक स्पॉन्टेनियस चेक इन या एक इनफॉर्मल कॉफी टॉक, तो आप धीरे धीरे इनविजिबल हो जाते हैं। और इनविजिबल लीडर्स कभी इंस्पिरेशनल नहीं हो सकते। वो एक और मिस्टेक की ओर ध्यान दिलाती है, ओवर प्रोफेशनलिज्म। अक्सर लीडर्स सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म के नाम पर इतने मैकेनिकल हो जाते हैं कि लोग उनसे जुड़ नहीं पाते। किम कहती हैं कि इंसान को इंसान की तरह लीड करो, वल्नरेबिलिटी दिखाओ, अपनी गलतियां शेयर करो, अपने फियर्स भी डिस्कस करो। जब लोग आपको असली और इम्परफेक्ट देखते हैं, तभी वे आपको ट्रस्टवर्दी मानते हैं। अब बात करते हैं एक ट्रिकी सब्जेक्ट की, बायस और फेवरेटिज्म। जब आप लोगों से डीपर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, तो एक खतरा यह होता है कि आप कुछ चुनिंदा लोगों से ज्यादा जुड़ जाएं और बाकी लोग एलियनेटेड महसूस करें। किम यहाँ एक जरूरी गाइडलाइन देती हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सबके साथ बनाओ, न कि सिर्फ अपने फेवराइट्स के साथ। हर इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि आप उनकी ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो या नहीं। वो ये भी बताती हैं कि सिर्फ रिश्ता बनाना काफी नहीं है, उसे सस्टेन भी करना पड़ता है। लोग बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। एक गुड लीडर वही होता है जो अपने रिलेशनशिप्स को भी डायनामिक रखता है। डोंट अस्यूम यू नो देम, कीप रीडिस्कवरिंग देम। किम एक फ्रेज बार बार इस्तेमाल करती हैं, केयर डीपली, चैलेंज डायरेक्टली, चैलेंज डायरेक्टली।
और ये तभी मुमकिन है जब रिलेशनशिप की नींव मजबूत हो। अगर आपके चैलेंज करने में केयर एब्सेंट है तो वो क्रिटिसिज्म बन जाता है, और अगर केयर है लेकिन चैलेंज नहीं है तो वो फॉल्स काइंडनेस बन जाती है। दोनों ही रिश्ते को बिगाड़ते हैं। इस अध्याय में किम एक और कंसेप्ट पर ध्यान देती है, ब्रिंग योर होल सेल्फ टू वर्क। मतलब ये कि एक इंसान केवल काम करने वाली मशीन नहीं है, उसके भीतर एक पेरेंट, एक कैरीगिवर, एक ड्रीमर, एक स्ट्रगलर, एक लर्नर भी छिपा है। जब आप उन सारी परतों को एक्नॉलेज करते हैं तब आप लोगों के साथ केवल काम नहीं, कनेक्शन बना रहे होते हैं। अंत में किम इस अध्याय को एक जरूरी रिमाइंडर से खत्म करती, रिश्ते वन टाइम इवेंट नहीं है। ये हर दिन, हर इंटरैक्शन, हर फीडबैक, हर डिसीजन में इवॉल्व होते हैं। और अगर आप इन रिलेशनशिप्स को इंटेंशनली और ऑनेस्टली नर्चर करते हैं तो रैडिकल कैंडोर सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं बल्कि एक कल्चर बन जाती है। चैप्टर 6 गाइडेंस। किम स्कॉट इस अध्याय में एक ऐसी लीडरशिप स्किल की गहराई में उतरती हैं जो दिखने में सीधी सादी लगती है, लेकिन सही तरीके से समझी और निभाई जाए तो यह पूरे संगठन की दिशा बदल सकती है। गाइडेंस, अब आप इसे फीडबैक कहिए, कोचिंग कहिए या मेंटोरिंग, पर किम इसे गाइडेंस कहती हैं क्योंकि यह शब्द न केवल सुधार बल्कि विकास की भावना भी लिए हुए है। यह अध्याय पूरी तरह इसी पहलू पर केंद्रित है, कैसे एक लीडर स्पष्ट, ईमानदार और प्रभावी गाइडेंस देता है जो न केवल परफॉर्मेंस बेहतर करती है बल्कि इंसान को भी एम्पावर्ड महसूस कराती है। किम स्पष्ट करती हैं कि रैडिकल कैंडोर का कोर गाइडेंस देने और लेने की विलिंगनेस है, लेकिन ऐसा गाइडेंस जो केवल तुमने ये गलत किया कहे वो अधूरा होता है। असली रैडिकल कैंडोर तब होती है जब आप ये कहें, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं चाहता हूं कि तुम ग्रो करो। गाइडेंस दो दिशाओं में चलता है, प्रेज और क्रिटिसिज्म। किम बताती हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस केवल एक दिशा पर जोर देते हैं, या तो वे केवल तारीफ करते हैं जिससे असली इंप्रूवमेंट नहीं होता, या केवल टोकते हैं जिससे मोरल गिरता है। रैडिकल कैंडोर दोनों को बैलेंस करता है। प्रेज इसलिए जरूरी है ताकि लोग जानें कि वे क्या सही कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म इसलिए ताकि वे जानें कि कहां उन्हें सुधार की जरूरत है। किम यहाँ पर एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन करती हैं, गाइडेंस इज मेजर्ड नॉट एट द स्पीकर्स माउथ बट एट द लिसनर्स ईयर। इसका मतलब यह है कि जब आप गाइडेंस देते हैं तो आपका मकसद खुद को सही साबित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले तक वह बात पहुंचाना होना चाहिए जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। और यह तभी संभव होता है जब आप गाइडेंस को बातचीत की तरह पेश करें, एक डायरेक्शन देने वाली बातचीत, न कि एक दोष लगाने वाला भाषण। वह एक एग्जाम्पल साझा करती हैं जब एक लीडर ने अपने टीममेट को कहा, You were too aggressive in that meeting। उस एम्प्लॉय ने पूछा, Can you give me an example? और लीडर के पास कोई ठोस उदाहरण नहीं था। किम बताती हैं कि वेग फीडबैक हमेशा एंजाइटी और कंफ्यूजन फैलाता है। अगर आप स्पेसिफिक नहीं हैं तो आप गाइडेंस नहीं दे रहे, आप सिर्फ अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग थोप रहे हैं। इसलिए किम कहती हैं कि कोई भी गाइडेंस 3 पिलर्स पर टिकना चाहिए। एक, क्लियर एंड स्पेसिफिक, वैग मत बोलो, जो दिखा वही बताओ, भावनाओं को नहीं तथ्यों को पेश करो। 2, काइंड बट डायरेक्ट, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो लेकिन असंवेदनशील भी मत बनो। 3, एक्शनेबल, फीडबैक ऐसा हो जिससे अगली बार इंप्रूवमेंट हो सके। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफी नहीं, समाधान की दिशा भी दिखाओ। किम बताती हैं कि गाइडेंस एक मोनोलॉग नहीं, एक डायलॉग होता है। जब आप फीडबैक देते हैं तो सामने वाले की प्रतिक्रिया को जेन्युइनली सुनो। कभी कभी वो बात आपको खुद पर भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। वह कहती हैं कि बेस्ट लीडर सिर्फ फीडबैक देते नहीं, फीडबैक लेते भी हैं, एक्टिवली, हम्बली और ग्रेटफुली। गाइडेंस केवल टॉप डाउन नहीं होना चाहिए। रेडिकल कैंडोर एक कल्चर है जहां फीडबैक 360 में चलता है। किम ने अपने अनुभव में देखा है कि जब लीडर्स ओपनली अपने जूनियर टीममेट्स से पूछते हैं, इज देयर एनीथिंग आई कुड बी डूइंग बेटर, तो शुरू में लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली सुनते हैं और डिफेंसिवनेस नहीं दिखाते तो धीरे धीरे लोग सच बोलने लगते हैं। बी किम यह भी बताती हैं कि गाइडेंस कभी पब्लिक एम्बैरसमेंट नहीं होना चाहिए। एक बार उन्होंने देखा कि एक सीनियर लीडर ने अपने टीममेट को पूरी टीम के सामने क्रिटिसाइज किया। इससे उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस तो क्या सुधरती, उसका मोरल ही टूट गया। किम साफ कहती हैं, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, क्योंकि डिग्निटी बनाए रखना भी एक लीडर की जिम्मेदारी है। अध्याय में वह एक और जरूरी बात करती हैं, गाइडेंस शुड बी इंस्टेंट। हम अक्सर फीडबैक को एक्यूमुलेट करते जाते हैं और परफॉर्मेंस रिव्यूज का इंतजार करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेडिकल कैंडोर कहता है, जब कोई बिहेवियर अच्छा हो या गलत तुरंत बताओ, वही मोमेंट सबसे असरदार होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट फ्रेश होता है।
किम एक फ्रेमवर्क का उल्लेख करती हैं। SBI मॉडल सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट, यानी सिचुएशन कब हुआ, कहाँ हुआ, बिहेवियर क्या देखा, इम्पैक्ट इसका क्या असर हुआ। उदाहरण के लिए बजाय कहने के "You are too talkative in meetings" कहिए "In yesterday's team meeting you interrupted James twice during his presentation. That made it difficult for him to finish his points and seemed to frustrate him." यह फीडबैक क्लियर, फैक्चुअल और रिस्पेक्टफुल है। अब बात करते हैं प्रेज की। किम मानती हैं कि प्रेज सिर्फ ईगो मसाज नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रेज भी स्पेसिफिक होनी चाहिए ताकि लोग जानें कि उन्हें क्या दोहराना है। अगर आप सिर्फ ग्रेट जॉब कहते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं किस चीज में ग्रेट जॉब था। वह यह भी कहती हैं कि प्रेज देने में कभी कंजूसी मत करो। अगर कोई छोटी चीज भी सही की हो तो उसे एक्नॉलेज करो, क्योंकि यही छोटी छोटी अफर्मेशंस एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करती हैं जहां लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। किम यह भी कहती हैं कि कई बार लीडर्स फीडबैक देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए या टूट न जाए। लेकिन रेडिकल कैंडोर कहती है कि फीडबैक देना एक गिफ्ट है, और गिफ्ट वही देता है जो केयर करता है। अगर आप किसी से जेन्युइनली प्यार करते हैं तो आप उसे गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकते। आप उसे जेंटली सही रास्ते पर लाना चाहेंगे। गाइडेंस का एक और क्रिटिकल पहलू है टोन। किम बताती हैं कि वर्ड्स से ज्यादा आपकी टोन मैटर करती है। अगर आपकी टोन जजमेंटल या सुपीरियर है तो सबसे अच्छा फीडबैक भी बदजुबानी लगती है, पर अगर टोन केयरिंग है तो टफेस्ट क्रिटिसिज्म भी मेंटरशिप लगता है। वो एक टर्म यूज करती हैं, कंपैशनेट ट्रूथ टेलिंग। इसका मतलब है कि आप सच्चाई कहें पर दया के साथ, ना ज्यादा शुगर कोटिंग करें ना बेरहमी दिखाएं, बस इंसानियत से बात करें वैसे जैसे आप खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। अध्याय में किम इस बात पर भी जोर देती हैं कि लीडर्स को फीडबैक कल्चर खुद लीड करनी होती है। जब लीडर ओपनली कहता है "Let me know if I am doing anything that's making your work harder", तब पूरी टीम उसी ओपननेस को अपनाती है। जब लीडर खुद वल्नरेबिलिटी दिखाता है तो लोग भी ऑनेस्टी से रिस्पॉन्स करते हैं। अंत में किम कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हाई परफॉर्मिंग हो, मोटिवेटेड रहे और लगातार ग्रो करे, तो फीडबैक कल्चर मस्ट बी कंसिस्टेंट, रिस्पेक्टफुल एंड एम्बेडेड इन डेली लाइफ। ये कोई क्वार्टरली प्रोसेस नहीं बल्कि डेली हार्ट बीट है। वह गाइडेंस को एक मेटाफॉर में ब्यूटिफुली रैप करती हैं। Guidance is the steering wheel of the team. If you grip it gently but firmly, direction stays clear. अगर आप छोड़ दें तो रास्ता भटक जाएगा, और अगर आप बहुत कसकर पकड़ें तो कार जाम हो जाएगी। बैलेंस ही लीडरशिप की असली कला है। चैप्टर 7। टीम किम स्कॉट इस अध्याय में लीडरशिप की एक ऐसी कला पर रोशनी डालती हैं जिसे कई मैनेजर नजरअंदाज करते हैं। एक हाई परफॉर्मिंग और बैलेंस्ड टीम बनाना। रेडिकल कैंडोर केवल कम्युनिकेशन या फीडबैक की बात नहीं करता, बल्कि उस फाउंडेशन की बात करता है जिस पर एक हेल्थी, सस्टेनेबल और एम्पावरिंग कल्चर खड़ा होता है, और वह फाउंडेशन है आपकी टीम। किम इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी बात से करती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ए बॉस कैन डू इज बिल्ड अ टीम दैट वर्क्स वेल टुगेदर। और इस बात को वह सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल थियरी के रूप में नहीं कहती, बल्कि अपने खुद के अनुभवों, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों के प्रैक्टिकल उदाहरणों और असफलताओं से सीखे गए सबक के साथ पेश करती हैं। रेडिकल कैंडोर का टीम बिल्डिंग पर क्या प्रभाव है? किम मानती हैं कि जब आप लोगों के साथ सच्चाई और देखभाल के साथ पेश आते हैं, तब वे सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि कंपनी के मिशन के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका में सही फिट हो। सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं, टीम में सही इंसान का होना जरूरी है। अध्याय में किम 2 तरह के स्टार्स की बात करती हैं, रॉक स्टार्स और सुपरस्टार्स। यह कोई कॉर्पोरेट जार्गन नहीं है, बल्कि एक सटल और इंसानी क्लासिफिकेशन है। एक, रॉक स्टार्स, ये वो लोग हैं जो अपने रोल में एक्सेप्शनली अच्छे, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, काम में मास्टरी लाते हैं और कंसिस्टेंसी के स्तंभ होते हैं। 2, सुपरस्टार्स, ये वो लोग हैं जो एम्बिशन से भरे होते हैं, उन्हें ग्रो करना है, जिम्मेदारी लेनी है, नई चीजें सीखनी है और अगले लेवल तक जाना है। किम कहती हैं कि दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादातर लीडर्स केवल सुपरस्टार्स को रिवॉर्ड करते हैं और रॉक स्टार्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि रॉक स्टार्स आपकी टीम की रीढ़ होते हैं। वे आपके प्रोसेसेस को स्मूथ और सस्टेनेबल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर वह बताती हैं कि एक बार उन्होंने एक रॉक स्टार को प्रमोट नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि वो आदमी इतना बेहतरीन था कि उसकी जगह भरना लगभग नामुमकिन था। तब से उन्होंने सीखा कि लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए, न कि केवल उनकी एम्बिशन के लिए। फिर वह एक दूसरे चैलेंज की बात करती हैं, लो परफॉर्मर्स। क्या करें जब कोई टीम में सही फिट नहीं है?
रेडिकल कैंडोर यहाँ भी लागू होता है। वह कहती हैं कि अगर आपने क्लियर गाइडेंस दी, कोचिंग की, सपोर्ट दिया और फिर भी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को टीम से अलग करना ही बाकी टीम की भलाई है। लेकिन यह डिसीजन भी कंपैशन से लेना जरूरी है। कई लीडर्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं, टालते हैं, इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करना ना उस एम्प्लॉय के लिए ठीक होता है, ना टीम के लिए। टीम एक सिंपल प्रिंसिपल देती है, बाय क्लियर, बी काइंड एंड टेक एक्शन। वह फायरिंग को भी एक ह्यूमन प्रोसेस मानती है। उनका मानना है कि अगर कोई लगातार स्ट्रगल कर रहा है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना एक तरह से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने जैसा हो सकता है। लेकिन हर बार ये काम रिस्पेक्ट, डिग्निटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया जाना चाहिए। इसके बाद वह बात करती हैं एक और कॉमन लीडरशिप गलती की, टॉप परफॉर्मर्स को माइक्रो मैनेज करना और बॉटम परफॉर्मर्स को इग्नोर करना। ये उल्टा होना चाहिए। हाई परफॉर्मर्स को ऑटोनॉमी देना चाहिए और स्ट्रगलिंग परफॉर्मर्स को कोचिंग और ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई लीडर्स इनसिक्योर होते हैं और टॉप टैलेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और वे लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं। किम बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि टीम सिर्फ स्किल सेट नहीं होती, बल्कि माइंडसेट भी होती है। अगर कल्चर टॉक्सिक है, कोलैबोरेशन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो चाहे स्किल कितनी भी हो, टीम टूट जाएगी। वह यह भी कहती हैं कि ग्रेट टीम्स तब बनती हैं जब लोग अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर कंफर्टेबल हों और बाकी लोगों को भी वैसा ही एक्सेप्टेंस दें। रेडिकल कैंडोर यहाँ इंक्लूसिव कल्चर बनाने में भी मदद करता है, जहाँ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू किया जाता है, न कि दबाया जाता है। फिर वह एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करती हैं, करियर कॉन्वर्सेशंस। ये कॉन्वर्सेशंस हर मैनेजर को हर एम्प्लॉय के साथ करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है जानना कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, उसकी ड्रीम्स क्या हैं, वो कहाँ पहुंचना चाहता है और उसे किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए। किम इसे 3 हिस्सों में बांटती हैं। 1, पास्ट एम्प्लॉय की जर्नी अब तक कैसी रही, उसने कौन से काम एंजॉय किए। 2, प्रेजेंट, वो अभी क्या करना चाहता है, क्या उसे करंट रोल में पर्पस और ग्रोथ मिल रही है। 3, फ्यूचर, उसकी लॉन्ग टर्म एम्बिशंस क्या है, वो किन हाइट्स तक पहुंचना चाहता है। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होती, बल्कि रिलेशनशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने का रास्ता होती है। इससे लीडर को पता चलता है कि कौन रॉकस्टार है, कौन सुपरस्टार और किसे किस तरह की सपोर्ट चाहिए। किम स्पष्ट कहती हैं कि अगर आप टीम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रस्ट बनाइए, क्योंकि जब तक लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक वे न खुलकर काम करेंगे, न ओपनली फीडबैक देंगे, न रिस्क लेंगे। रेडिकल कैंडोर अपने कोर में ट्रस्ट को ही कल्टीवेट करता है। वह एक सवाल पोज करती है, डज योर टीम लाफ टुगेदर। यह कोई मजाक नहीं है। वह मानती हैं कि लाफ्टर एक हेल्थ इंडिकेटर है। अगर टीम में जेन्युइन लाफ्टर है तो इसका मतलब है कि वहां ट्रस्ट, कंफर्ट और बॉन्डिंग है, और यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक हाई फंक्शनिंग टीम के। किम कुछ एक्शनेबल टिप्स भी देती हैं। टीम बिल्डिंग को एक इवेंट मत मानिए, उसे एक ऑनगोइंग प्रोसेस समझिए। रेगुलर चेक-इन्स कीजिए जहां लोग सेफ महसूस करें अपनी बातें रखने में। क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट कीजिए ताकि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंफ्यूजन न हो। रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रखिए। रेडिकल कैंडोर के प्रिंसिपल्स को मॉडल कीजिए, प्रीच मत कीजिए। अध्याय के अंत में किम एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन देती हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम इज नॉट हाउ फास्ट दे रन बट हाउ वेल दे रन टुगेदर। इसका मतलब है कि हाई परफॉर्मेंस का असली पैमाना इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं, बल्कि कलेक्टिव हार्मनी है। वह लीडरशिप को एक गार्डनर से तुलना करती हैं। You don't grow plants by pulling on them. You water them, give them sunlight, remove the weeds and let them grow. यही अप्रोच लीडर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। टीम को फोर्स मत करो, नर्चर करो। उन्हें स्पेस दो पर सपोर्ट भी दो, उन्हें चैलेंज दो पर सेफ्टी भी दो। रेडिकल कैंडोर इस पूरे प्रोसेस को एम्पावर करता है, क्योंकि जब आप अपने लोगों से सिंसियरली केयर करते हैं और उन्हें सीधे, साफ और रिस्पेक्टफुली गाइड करते हैं, तब वे आपकी टीम नहीं, आपकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। चैप्टर 8 रिजल्ट्स। किम स्कॉट इस अंतिम अध्याय में उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो किसी भी संगठन का अंतिम उद्देश्य होता है, नतीजे यानी रिजल्ट्स। रेडिकल कैंडोर कोई फील गुड फिलॉसफी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ अच्छे संबंध या शानदार बातचीत नहीं, बल्कि असल और दमदार परिणाम लाना है। और यही इस किताब का अंतिम लेकिन सबसे प्रभावशाली संदेश है कि कैसे एक लीडर रिलेशनशिप्स, गाइडेंस और टीम बिल्डिंग के जरिए सस्टेनेबल और स्केलेबल रिजल्ट्स पैदा कर सकता है। किम इस अध्याय की शुरुआत एक जबरदस्त रियलाइजेशन से करती हैं। द गोल ऑफ रेडिकल कैंडोर इज नॉट टू बी लाइक्ड, द गोल इज टू अचीव रिजल्ट्स। यानी आपका मकसद यह नहीं कि लोग आपको पसंद करें,
आपका असली मकसद है उद्देश्य की प्राप्ति, परफॉर्मेंस में सुधार और असाधारण आउटपुट। वह कहती हैं कि रिजल्ट्स लाने के लिए सबसे पहले एक लीडर को क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इन विजन, क्लैरिटी इन एक्सपेक्टेशंस एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। यदि आपको खुद पता नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो आपकी टीम को कैसे समझ आएगा। इस क्लैरिटी को पाने और फैलाने का सबसे जरूरी उपकरण है रेडिकल कैंडोर। क्योंकि जब लीडर सच्चे दिल से केयरिंग होता है और साथ ही डायरेक्ट होता है तो एम्बिग्यूटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। टीम जानती है कि कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है और किस चीज की प्रायोरिटी है। किम इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक मेटाफोर का इस्तेमाल करती है। वह लीडरशिप को क्लीनिंग द विंडो की तरह बताती है। एक अच्छी लीडर का काम है कि वह लोगों की दृष्टि से धुंध हटाए, उन्हें साफ दिखाए कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्यों। लेकिन अगर आप अनक्लियर हैं, इनडायरेक्ट हैं या फीडबैक देने से डरते हैं तो आप उस विंडो को और गंदा कर रहे हैं। फिर वह एक कोर मिस्टेक की बात करती है। वह है रुइनस एम्पैथी। लीडर एम्प्लॉई को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए साफ बात नहीं करता, परफॉर्मेंस के बारे में हिचकिचाता है और बदलाव को टालता है। नतीजा, न टीम ग्रो करती है न रिजल्ट आता है। किम एक खास फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करती हैं जिसे वह कहती हैं गेट स्टफ डन व्हील। इस व्हील में 5 चरण होते हैं जो एक टीम को क्लियर डायरेक्शन से लेकर मेजरेबल रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। 1. लिसन। सबसे पहले एम्प्लॉयज को एक्टिवली सुनिए, उनकी आइडियाज, डाउट्स, इनसाइट्स को समझिए। यह स्टेप ट्रस्ट और इंक्लूजन का बेस बनाता है। 2. क्लैरिफाई। सुनने के बाद जो भी अनक्लियर है उसे साफ कीजिए, विजन को रिफाइन कीजिए, स्ट्रैटेजी को शार्पन कीजिए ताकि टीम कंफ्यूज्ड ना हो। 3. डिबेट। हर चीज पर ब्लाइंड एग्रीमेंट जरूरी नहीं, हेल्थी डिसएग्रीमेंट्स को एनकरेज कीजिए। डिबेट आइडियाज नॉट पीपल। यह स्टेप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग बनाता है। 4. डिसाइड। डिबेट के बाद डिसाइसिवनेस जरूरी है। क्लियर ओनरशिप दीजिए कि कौन क्या करेगा। डिसीजन लेने में ट्रांसपेरेंसी रखिए। 5. परसुएड। एक बार डिसीजन हो गया तो लोगों को साथ लाने की कला आनी चाहिए। टीम को एक्सप्लेन कीजिए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्या रैशनल है। 6. एग्जीक्यूट। अब रियल वर्क शुरू होता है। डेडलाइन, ओनरशिप और फीडबैक लूप पर जोर दीजिए। यह एग्जीक्यूशन ही है जो विजन को रियलिटी बनाता है। 7. लर्न। अंत में सबसे अहम हिस्सा है रिफ्लेक्शन। क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। रेडिकल कैंडोर की मदद से इस लर्निंग को सच्चाई और ह्यूमिलिटी के साथ समझिए। यह व्हील दिखाता है कि रिजल्ट्स एक वन टाइम एफर्ट से नहीं आते, यह एक रिपीटेबल, इंटेंशनल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किम यह भी जोर देती हैं कि रेडिकल कैंडोर हर स्टेप में उपयोगी है, चाहे वो सुनना हो या एग्जीक्यूशन, फीडबैक देना हो या लर्निंग लेना। फिर वह उस साइकोलॉजी पर रोशनी डालती हैं जो हाई परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। उनका मानना है कि अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब टीम मेंबर साइकोलॉजिकली सेफ महसूस करते हैं, उन्हें अपने काम में पर्पस और मीनिंग दिखता है, उन्हें ऑटोनॉमी और ओनरशिप मिलती है। किम इसे केयर, डायरेक्टनेस, सिस्टम रिजल्ट्स के रूप में समराइज करती हैं। यानी अगर आप अपनी टीम की परवाह करते हैं, स्पष्टता से कम्युनिकेट करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करते हैं तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। इसके बाद वह लीडर्स के लिए 3 खतरों की बात करती हैं जो रिजल्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। 1. हीरो कॉम्प्लेक्स। जब लीडर खुद को ही सब कुछ मान लेता है, हर निर्णय अपने दम पर लेना चाहता है और टीम को सिर्फ फॉलोवर बना देता है। 2. निग्लेक्टफुल बॉसिंग। जब बॉस डिसएंगेज्ड हो, फीडबैक न दे, लोगों से जुड़ा ना हो तो टीम डिसोरिएंटेड हो जाती है। 3. पॉलिटिकल गेम प्लेइंग। जब ऑफिस पॉलिटिक्स को रिजल्ट से ज्यादा महत्व दिया जाता है, यह माहौल टॉक्सिक बनाता है और टीम डिमोटिवेटेड हो जाती है। किम कहती हैं कि इन तीनों से बचने का तरीका सिर्फ रेडिकल कैंडोर है। अपने लोगों को जेन्युइनली केयर करो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में ढील मत दो। फिर वह एक और शक्तिशाली बात करती हैं कि लीडर्स को सिर्फ परफॉर्मेंस मैनेज नहीं करना होता बल्कि एनर्जी और इमोशन भी मैनेज करने होते हैं। एक एग्जॉस्टेड, स्केयर्ड या बर्नआउट टीम से आप कभी भी सस्टेनेबल रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस रिजल्ट्स लाने के लिए क्रिटिकल स्किल्स बन जाते हैं। किम एक विशेष इंसिडेंट का जिक्र करती हैं जहां एक लीडर ने शानदार स्ट्रैटेजी बनाई लेकिन उसकी टीम कंफ्यूज्ड, एंग्शियस और डिस्कनेक्टेड थी। स्ट्रैटेजी पेपर पर तो ब्रिलियंट थी लेकिन एग्जीक्यूशन में केओस था, क्योंकि उस लीडर ने क्लैरिटी और केयरिंग दोनों की उपेक्षा की। जब उसने रेडिकल कैंडोर अपनाया, वन-ऑन-वन शुरू किए, फीडबैक ओपन किया, टीम को पर्पस से जोड़ा, तब परफॉर्मेंस अचानक बदल गई। यही फर्क होता है, स्ट्रैटेजी बनाना और उसे ग्राउंड पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करना।
किम के अनुसार परफॉर्मेंस कल्चर का मतलब सिर्फ प्रेशर नहीं है। असल परफॉर्मेंस कल्चर वह होता है जहां लोग रिस्क लेने से न डरें, फीडबैक को ओपन हार्ट से लें और फेलियर को लर्निंग के रूप में देखें। रेडिकल कैंडोर एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें यह संभव है। अध्याय के अंत में किम कहती हैं कि रिजल्ट सिर्फ मैट्रिक या नंबर्स नहीं होते, वे एक भावना होते हैं, एक विश्वास होते हैं कि हमने मिलकर कुछ मीनिंगफुल किया। और यही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है जो किसी भी लीडर को मिल सकता है। वह अंतिम पंक्तियों में एक सवाल पूछती हैं, What kind of boss do you want to be remembered as? और जवाब देती हैं, One who cared deeply and challenged directly, because that's the only kind of boss who changes people's lives and achieves real results. Radical candor की यही अंतिम सीख है। रिलेशनशिप्स और रिजल्ट्स एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जब आप अपने लोगों की परवाह करते हैं और उन्हें ईमानदारी से गाइड करते हैं, तब न केवल वे ग्रो करते हैं बल्कि पूरी टीम नए स्तर पर पहुंचती है। अगर हम पूरे सफर को पलट कर देखें तो रेडिकल कैंडोर सिर्फ एक लीडरशिप किताब नहीं है, ये एक मानवीय आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो हमें यह याद दिलाता है कि ऑफिस, टीम, बिजनेस ये सभी लोगों से बनते हैं, और अगर हम लोगों को सही तरह से समझें, उनसे सच्चाई से पेश आए, तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। किम स्कॉट की यह किताब हमें उस भाषा में लीड करने की हिम्मत देती है जो लैंग्वेज ऑफ अथॉरिटी नहीं बल्कि लैंग्वेज ऑफ केयर और क्लैरिटी है। आज की दुनिया में जहां या तो लीडर्स बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन कोई सच्चा फीडबैक नहीं देते, या फिर बहुत कड़े बन जाते हैं और एम्पैथी भूल जाते हैं, वहां रेडिकल कैंडोर एक रेयर बैलेंस लाता है। ये हमें सिखाता है कि एक अच्छा लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा ईमानदारी से जुड़ता है। हमने देखा कि कैसे रेडिकल कैंडोर का फ्रेमवर्क केयर पर्सनली और चैलेंज डायरेक्टली एक ऐसी लीडरशिप शैली बनाता है जो न सिर्फ परफॉर्मेंस लाता है बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखता है। हमने रिलेशनशिप्स की अहमियत जानी कि लीडरशिप ट्रांजैक्शनल नहीं रिलेशनल होती है। फिर गाइडेंस की ताकत को समझा कि फीडबैक डराने वाली चीज नहीं बल्कि विकास का जरिया है। हमने मोटिवेशन और ग्रोथ के पैटर्न देखे कि हर इंसान अलग है और हर टीम मेंबर को अलग दृष्टिकोण से नर्चर करना चाहिए। और अंत में हमने रिजल्ट्स का वो व्हील देखा जो पूरे प्रोसेस को एक्शन और अचीवमेंट में बदलता है। यह किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि एक लीडर को परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी वल्नरेबिलिटी, उसका विलिंगनेस टू लिसन और उसका करेज टू केयर इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। क्योंकि सच्चा लीडर वही है जो सिर्फ टारगेट्स नहीं गिनता बल्कि लोगों की ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्ट करता है। रेडिकल कैंडोर एक ऐसा लेंस है जिससे आप अपनी लीडरशिप जर्नी को फिर से देख सकते हैं, चाहे आप एक स्टार्टअप फाउंडर हों, कॉर्पोरेट मैनेजर हों, क्रिएटिव टीम लीड कर रहे हों या किसी मिशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव ला रहे हों। इस किताब का सबसे सशक्त संदेश यही है, आप सच्चे रहकर भी शानदार लीडर बन सकते हैं। और यही सबसे एम्पावरिंग थॉट है कि आपको चेंज लाने के लिए अपने ऑथेंटिक सेल्फ से अलग नहीं होना पड़ता। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि रेडिकल कैंडोर सिर्फ कामकाजी रिश्तों तक सीमित नहीं है, इसे हम दोस्तों, परिवार और जीवन के हर रिश्ते में अपना सकते हैं। यह फिलॉसफी सिर्फ ऑफिस के दरवाजे के अंदर की नहीं बल्कि इंसानी जुड़ाव की सच्ची परिभाषा है। तो अगर आप वो लीडर बनना चाहते हैं जो अपने लोगों का दिल जीत भी सके और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सके, तो रेडिकल कैंडोर आपका मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि आखिर में सच्ची लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं होता बल्कि ऐसा रास्ता बनाना होता है जहां लोग ग्रो करें, खिलें और बिना डरे सच्चे दिल से अपना सबसे अच्छा वर्जन सामने लाएं।